हेलो गर्ल्स, मैं हूं डॉक्टर श्वेता व्यास, सहायक आचार्य गृह विज्ञान, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर, राजस्थान। और हम पढ़ रहे थे विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के बारे में, जिसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है हेल्थ के क्षेत्र में वर्ल्ड में। तो इसके बारे में हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ ली थी। अब हम इसके जो प्रयास हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। इसकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ चुके थे। अब अन्य प्रयास क्या हैं, क्योंकि हमने कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़ और के बारे में तो पढ़ा था। कुछ चीज़ें और हैं, जैसे कि WHO ने कैंसर से निपटने के लिए अपने प्रयासों में वृद्धि की है, जो कि समृद्ध राष्ट्रों की तरह ही अब विकासशील देशों में भी मौतों का कारण बन रहा है। पहले ऐसा लगता था कि खाली डेवलप्ड कंट्रीज़ में या पैसे वाली जगह पर ही कैंसर जैसी बीमारियां होती है, लाइफस्टाइल डिजीज़ है, लेकिन अब विकासशील देशों में भी ये मौत का कारण बन रहा है। और तंबाकू इसका कारण है। इन दोनों मतलब मेन माना जा रहा है कि पुरुषों या महिलाओं दोनों की होने वाली मौतों का सबसे बड़ा कारण है तंबाकू। तो इन मौतों को रोकने के लिए WHO द्वारा प्रत्येक देश में तंबाकू के सेवन को प्रतिबंधित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। बहुत सारे प्रयास किए जाते हैं, जैसे कि टैक्स लगाते हैं, चेतावनियां लगाते हैं और बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं जिससे कि लोग इसको कम यूज़ करें, लेकिन अभी ऐसा नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ा है। एड्स की विश्वव्यापी महामारी ने इस घातक यौन संचारित वायरस के प्रसार को रोकने के लिए बढ़ते वैश्विक प्रयासों के बीच WHO के लिए एक और चुनौती पेश की है। यानी कि पहले तो ये चल ही रहा था कि और दूसरी चीज़ें हैं, लेकिन साथ में अब आ गया है यौन संचारित वायरस, जो कि एड्स, जो कि बहुत समय हो गया है फैलते जा रहा है और ये एक बहुत बड़ी मुश्किल है इसको दूर करना। WHO जो है HIV पीड़ितों के स्व परीक्षण की सुविधा पर कार्य कर रहा है, जिससे कि जल्दी ही लोगों को इसकी स्थिति का पता चल सके और वे सही उपचार प्राप्त कर सकें। अब भारत के क्षेत्र में देखा जाए तो विश्व स्वास्थ्य संगठन और भारत जो है 12 जनवरी 1948 को WHO का सदस्य बना और इसका जो WHO का दक्षिण पूर्व एशिया का क्षेत्रीय कार्यालय है वो नई दिल्ली में स्थित है। भारत में WHO द्वारा किए गए कई स्वास्थ्य कार्य, इनमें से हम बारी बारी इनको देखते हैं। जैसे कि चेचक यानी कि स्मॉल पॉक्स। वर्ष 1967 में भारत में दर्ज किए गए चेचक के मामलों में कुल संख्या विश्व के कुल मामलों की लगभग 65% थी। कितनी ज़्यादा है ये, 65%। इसमें से 26,225 मामलों में रोगी की मृत्यु हो गई। इस घटना ने भविष्य में होने वाले अथक संघर्ष की तस्वीर प्रस्तुत की, यानी कि ये बताया कि ये कितना मुश्किल है। फिर 1967 में जबकि ये सब पता चला कि स्थिति बहुत ख़राब है, तो WHO ने गहन चेचक उन्मूलन कार्यक्रम यानी इंटेंसिफाइड स्मॉल पॉक्स इरेडिकेशन प्रोग्राम स्टार्ट किया और दोनों के समन्वित प्रयास से वर्ष 1977 में, यानी कि 10 साल में, चेचक का उन्मूलन कर दिया गया। अभी आपको चेचक के मामले बहुत ही कम दिखाई देते हैं। फिर आते हैं हम पोलियो पे। पोलियो एक, आप सब जानते हैं कि बहुत ही ज़्यादा जीवन बर्बाद कर देने वाली बीमारी है और छोटे बच्चे जिनका कि कोई कुछ उनको आइडिया भी नहीं होता, उससे पहले ही उनको ये बीमारी जो पंगु कर देती है। तो विश्व बैंक की वित्तीय एवं तकनीकी सहायता से WHO द्वारा 1988 में प्रारंभ की गई वैश्विक पोलियो उन्मूलन पहल के संदर्भ में भारत ने पोलियो रोग के खिलाफ मुहिम की शुरुआत की। अभी तो आप जानते हैं कि काफ़ी इसका जाल बना हुआ है पूरा इसका वितरण का, और इस तरह से WHO की जो वैक्सीन है, टीका जिसको हम बोलते हैं, पोलियो का टीका, 2 बूंद का टीका जिसको हम बोलते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा लोगों में इसकी मान्यता है। अब लोग मानते हैं इसको और लगवाते हैं खुद से। इसका जो अभियान है, पोलियो अभियान 2012 में भारत सरकार ने यूनिसेफ, WHO और बिल गेट्स एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और रोटरी इंटरनेशनल और साथ में रोकथाम केंद्र जो हमारे हैं, उन सब की साझेदारी से सारा कितना अच्छा कोलैबोरेशन बना था। ये 5 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों को पोलियो से बचाव के लिए टीका लगवाने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता करवाई गई। काफ़ी ऐड भी करें, काफ़ी हमने जो हमारे रोल मॉडल हैं समाज के, उनकी सहायता ली और इस तरह से लोगों को जागरूक करने में बहुत प्रयास किए। इन प्रयासों के परिणाम स्वरूप वर्ष 2014 में
भारत को एंडेमिक देशों की सूची से बाहर रखा गया, यानी कि अब वो गंभीर समस्या नहीं रही हमारे यहाँ पर और उसका बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर दिया गया है। और WHO देश सहयोग रणनीति में जो कि भारत के साथ में कोलैबोरेशन है, उस रणनीति को संयुक्त रूप से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा भारत स्थित WHO के देशीय कार्यालय द्वारा विकसित किया गया था। ये सारा जो प्रोग्राम बना था। और अब जब देखा जाए वैश्विक स्वास्थ्य चिंताओं को, ये तो हमने केवल भारत की बात की थी, अब वैश्विक जो चिंताएं होती है उनके लिए WHO क्या कर रहा है देखें। पहला है पर्यावरण प्रदूषण एवं जलवायु परिवर्तन। पूरे देश में जहाँ 10 में से पूरी दुनिया में 10 में से 9 लोग जो है प्रदूषित हवा में सांस लेते हैं। आप देख रहे हैं कितना ज़्यादा प्रदूषण हो रहा है। और 2019 में WHO द्वारा वायु प्रदूषण को सबसे बड़ा पर्यावरणीय जोखिम माना गया। क्या होता है कि हवा के साथ साथ में छोटे छोटे पार्टिकल्स जो प्रदूषण के पार्टिकल्स हैं, कार्बन पार्टिकल्स हैं, ये हमारे रक्त संचार तंत्र में प्रवेश कर लेते हैं, जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है, और फिर फेफड़ों, हृदय और मस्तिष्क, जो कि हमारे कितने वाइटल ऑर्गन्स हैं, इनको नुकसान पहुंचा सकते हैं, और जिससे कि कैंसर, स्ट्रोक, हृदय रोग, फेफड़ों की बीमारी जैसी रोगों से हर साल 7 मिलियन, कितने ज़्यादा लोग हैं ये, 7 मिलियन लोगों की असामयिक मौत हो जाती है। जितना तो हम देख रहे हैं कि पोलियो, चेचक, इन सब बीमारियों से भी मौत नहीं होती जितनी पॉल्यूशन की वजह से मौत हो सकती है। वायु प्रदूषण का जो प्राथमिक कारण है, मेन कारण क्या है कि आग जलाना, जो हम जीवाश्म ईंधन लकड़ी जलाते हैं, कोयले जलाते हैं, इन सब से बहुत ज़्यादा प्रदूषण फैलता है और जो कि विभिन्न प्रकार से लोगों के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। सन 2030 से 2050 के दौरान जलवायु परिवर्तन के कारण प्रतिवर्ष कुपोषण, मलेरिया, डायरिया और हीट स्ट्रेस से 2.5 लाख अतिरिक्त मौतें होने की संभावना है। देखिए कि इस सब तरीके से ये हमें प्रभावित कर रहा है। फिर गैर संक्रामक रोगों के बारे में देखा जाए, क्योंकि संक्रामक रोगों के बारे में हमने देखा, अब नॉन कम्युनिकेबल या गैर संक्रामक रोग देख रहे हैं। ये जो रोग हैं जैसे कि मधुमेह, कैंसर और हृदय रोग, ये पूरी दुनिया में कुल मौतों के 70% से अधिक, कितनी ज़्यादा संख्या है ये, इतनी ज़्यादा लोग यानी कि 41 मिलियन लोगों की मृत्यु के लिए सामूहिक रूप से जिम्मेदार हैं। और इनके प्रमुख कारण क्या हैं? तंबाकू का उपयोग, शारीरिक निष्क्रियता, शराब का अविवेकपूर्ण उपयोग, अस्वास्थ्यकर आहार और वायु प्रदूषण। देखिए इन सब के बारे में हम थोड़ा थोड़ा पढ़ चुके हैं, जैसे कि तंबाकू का उपयोग और अस्वास्थ्यकर आहार और वायु प्रदूषण, ये तो हमने देखे ही थी। शारीरिक निष्क्रियता यानी कि फिजिकल इनएक्टिविटी, एक्सरसाइज की कमी, ये भी एक कारण है। और शराब का अविवेकपूर्ण उपयोग, ये तो हमेशा से ही खराब माना ही जाता था। 15 से 19 वर्ष के बच्चों में आत्महत्या मृत्यु का दूसरा प्रमुख कारण है ये। इसके ऊपर भी अभी काम चल रहा है, जिससे कि मेंटल हेल्थ के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जाए, तो बच्चों की मृत्यु का कारण न बने ये। वैश्विक इन्फ्लुएंजा महामारी देखी जाए तो ये एक बीमारी जो हुई थी, ये पूरी दुनिया में फैली थी, और इसमें 153 संस्थान जो है इस वैश्विक निगरानी और प्रतिक्रिया में शामिल है। ये बहुत जल्दी फैल जाती है क्योंकि अब इसमें देखें तो 1.6 बिलियन से अधिक लोग, यानी कि हमारी जितनी आबादी है उसका 22%, काफ़ी बड़ा है, लगभग 1/4 लोग ऐसी स्थानों पर रहते हैं जहाँ की दीर्घकालीन संकट रहता है, जैसे कि सूखा पड़ता रहता है, अकाल पड़ता रहता है, बुरी कंडीशंस हैं, संघर्ष है, बहुत सारे देश हैं जहाँ पे अभी तक हर समय लड़ाई होती रहती है, और जनसंख्या विस्थापन होता रहता है। साथ में कमज़ोर स्वास्थ्य सेवाएं होती है, तो उनको कोई स्वास्थ्य सेवा भी नहीं मिलती, तो वो बीमार होने पर बचने की संभावना बहुत कम होती है। फिर रोगाणुरोधी प्रतिरोध यानी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, ये एक ऐसी समस्या है, यानी कि रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है। आप देखते हैं कि ये दवाइयों का ओवरडोज होता है, या फिर लंबे समय तक एक ही दवाई चल रही है, तो ये जो बैक्टीरिया हैं, परजीवी, वायरस हैं और कवक हैं, ये प्रतिरोधक क्षमता अपने अंदर उत्पन्न कर लेते हैं, जिससे कि फिर ये दवाई काम नहीं करती और इन संक्रमणों का इलाज करने में कठिनाई होती है, और इसकी वजह से फिर सर्जरी और कीमोथेरेपी जैसी गंभीर प्रक्रियाओं को अपनाना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लोगों में एंटी माइक्रोबियल के अत्यधिक, जो एंटीबायोटिक ले रहे हैं या एंटी माइक्रोबियल दवाएँ ले रहे हैं, इनके अत्यधिक प्रयोग होता है। हर छोटी चीज़ में
अगर हम दवाई लेते हैं एंटीबायोटिक वगैरह तो इससे ही उत्पन्न होता है। इसलिए रोगाणुरोधी के विवेकपूर्ण उपयोग को प्रोत्साहित किया जाए तो संक्रमण कम होता है और प्रतिरोध उत्पन्न नहीं होता है। इसके लिए लोगों में जागरूकता होनी चाहिए और ज्ञान वृद्धि के लिए एक वैश्विक कार्य योजना को लागू करने पर कार्य किया जा रहा है। फिर देखते हैं ईबोला। आपने इसका नाम सुना होगा। ईबोला क्या चीज़ है? ये कॉन्गो में एक मिलियन से अधिक जनसंख्या वाले 2 अलग-अलग शहरों में ईबोला का प्रकोप देखा गया था। एक पैथोजन है और ये संघर्ष क्षेत्र भी है। यहाँ पर हर समय लड़ाइयाँ भी चलती रहती है, गरीब प्रांत भी है। यहाँ पर देखा गया, बहुत लेट पता चला था और इसके कारण काफ़ी लोगों की इसमें मौत हो गई थी और एकदम आपातकाल की स्थिति उत्पन्न हो गई थी और उसके लिए न कोई टीके थे, न कुछ भी था, इलाज ठीक से नहीं हो पाया था। तो WHO अब इसके लिए नेटवर्क अपना अच्छा कर रहा है, जैसा कि आपने पिछले लेक्चर में सुना था कि ये ईबोला के बारे में। तो अब क्या हो रहा है कि अब हमारा नेटवर्क बहुत अच्छा है, मॉनिटरिंग अच्छी तरह से हो पाती है, तो इसलिए टाइम से पता चल जाता है और अब वैक्सीन बनाने की कार्य कर रहा है WHO। ईबोला या फिर जीका या नीपा या इन सब के नाम आपने सुने होंगे। और मध्य पूर्व श्वसन सिंड्रोम, कोरोना वायरस और गंभीर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ये सार्स के नाम से जानते हैं अपन। ये ऐसी ही वैश्विक स्वास्थ्य समस्याओं के निवारण के क्षेत्र में कार्य करता है। अब प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं जो सबसे पहला संपर्क बिंदु होती है और सभी देशों को अपने नागरिकों को जीवन भर व्यापक, सस्ती, समुदाय आधारित सेवाएं प्रदान करने का प्रयास करना चाहिए। चौथा, डेंगू। अभी बीच में आपने सुना होगा कि तो डेंगू का बहुत ही प्रभाव हो गया था और बरसात के बाद में जब मच्छर तो होते ही हैं, लेकिन डेंगू जो है जो दिन में काटने वाले मच्छरों से होता है और ये फ्लू जैसे लक्षणों का कारण बनती है और गंभीर रूप से डेंगू से पीड़ित 20% लोगों में यह फेटल यानी कि जानलेवा साबित हो सकती है और ये आसानी से ठीक नहीं होती है, बार बार उभर के आती है। बांग्लादेश, भारत जैसे देश जिसमें कि वर्षा ऋतु में वेजिटेशन की वजह से बहुत ज़्यादा मच्छर होते हैं, वहाँ पर डेंगू के मामले ज़्यादा सामने में आते हैं। अब इन देशों के डेंगू से प्रभावित होने की अवधि में काफ़ी वृद्धि भी हो रही है। वर्ष 2008 में बांग्लादेश में लगभग 2 दशकों में सबसे ज़्यादा मौतें हुई। अब ये बीमारी नेपाल जैसे कम उष्णकटिबंधीय, अधिक शीतोष्ण देशों में भी फैल रही है, जिन्होंने कभी भी इस बीमारी का सामना नहीं किया था। नई नई जगह पर यानी कि ये फैल रहा है। तो डेंगू नियंत्रण रणनीति का उद्देश्य सन 2020 तक डेंगू से होने वाली मौतों को 50% तक कम करना था। लेकिन अब देखिए 2020 भी आ गया है, लेकिन अभी तक इसके ऊपर पूरी तरह से नियंत्रण नहीं किया गया है। मौतें कम तो हुई हैं लेकिन अभी भी हो रही हैं। फिर HIV देखा जाए तो HIV तो एक परमानेंट बीमारी जैसा हो गया है, जिसमें कि मतलब प्रगति तो देखी जा रही है, लेकिन अभी भी ये बहुत सारे लोग हैं जो कि इससे ग्रस्त हैं और जो 15 से 24 वर्ष की जो युवा वर्ग की लड़कियां हैं और महिलाएं हैं वो HIV से अधिक प्रभावित हो रही है, जो कि एक गंभीर समस्या है। जब लोगों को HIV का जोखिम होता है तो HIV संक्रमण को रोकने के लिए एंटी रेट्रोवायरल उपचार प्रदान किया जाता है और इस तक लोगों की पहुंच स्थापित की जा रही है। प्री एक्सपोजर अगर प्रोफाइल एक्सेस हो जाती है तो जो रिप्रोडक्टिव एज के लोग हैं इनके अंदर समस्या जो है रोकी जा सकती है। ये स्व परीक्षण की शुरुआत का समर्थन करने के लिए काम कर रहा है WHO, जिससे कि लोगों को अपने आप पता चल सके और उनको हॉस्पिटल जाना नहीं पड़े और इसके लिए हिचकिचाहट होती है तो वो उसके बिना ही उनको अपनी बीमारी का पता चल जाए और जिससे वो इलाज प्राप्त कर सकें। अब आती है कोरोना वायरस महामारी, जो कि दिसंबर 2019 से कोरोना वायरस कोविड-19 का कहर हो रहा है। इसमें लाखों लोगों की जान गई है और विश्व के अधिकांश देशों के लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अर्थव्यवस्था गड़बड़ा गई है और आप देखें कि बहुत सारी जगह पे लॉकडाउन चल रहा है। यहाँ भी अभी तक आपको बहुत ध्यान रखना पड़ रहा है। तो जो आपकी क्लासेस नहीं लग पा रही है, ये सब इसकी वजह से हो रही है और आपको ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करनी पड़ रही है, जिसकी वजह से आप उतना अच्छा तरह से हमसे संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अगर आप लेक्चर सुनते रहेंगे हमारे, तो ये आपको ज्ञान मिलता रहेगा और आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और जिससे कोई परेशानी हो तो हम आपकी मदद भी कर सकते हैं। लेकिन तब तक भी आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करने पड़ेंगे इसके लिए, अगर आपको अपना ये टाइम वेस्ट नहीं करना है तो।
और इसी में आगे देखें तो ये जो इसके परीक्षित वैक्सीन तैयार नहीं हो पाई है इसकी अभी तक, और इस पे काम चल रहा है, जल्दी इसके तैयार होने की संभावना है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भी कोरोना वायरस की भयावहता को देखते हुए पूरी दुनिया से वैश्विक शांति बरतने का आह्वान किया है। जैसे कि हमने पहले कहा कि संघर्ष की स्थिति है बहुत सारे देशों में, आप जानते हैं कई सारे देशों में अभी तक भी लड़ाइयाँ चल रही है, गृह युद्ध चल रहे हैं, आतंकी संगठन भी हमले बोल रहे हैं, तो इसमें काफ़ी सारे जनसाधारण के लोग जो हैं वो बहुत ही तकलीफ पा रहे हैं। तो इस समय में, क्योंकि जो संकट का काल है पूरी दुनिया के लिए आपातकाल है, तो इस समय में पूरी दुनिया से वैश्विक शांति का आह्वान किया है, जो सही है। और कोरोना वायरस को काबू करने के भारत के प्रयास को डब्ल्यूएचओ ने सराहा है। जो टाइमली हमने डिसीज़न लिया था, लॉकडाउन कर लिए थे, तो इससे काफ़ी मौतें जो है बची हैं, लेकिन उससे स्लो हो सकता है। लेकिन बाकी हमें अपनी खुद की जो सावधानियां हैं उनको रखने की ज़रूरत है। हमने पहले एक लेक्चर में आपको बताया था कि किस तरह से आपको ध्यान रखना है हाथ धोने का और डिस्टेंस मेंटेन करने के। ये सारे वीडियोस अभी आपको सब देखने मिलते हैं, तो उनको ध्यान दें और उनका पालन करें। डब्ल्यूएचओ की संगठनात्मक चुनौतियां हैं, यानी ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हो सकती हैं। आप देखें कि फंडिंग कैसे मिलती है। डब्ल्यूएचओ को जो फंडिंग मिलती है वो निर्धारित योगदान और स्वैच्छिक योगदान, दो तरीके से मिलती है। अब इसके जो सदस्य राज्य हैं वो निर्धारित योगदान का भुगतान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, और ये राशि जो है देश की समृद्धि और जनसंख्या के हिसाब से निर्धारित होती है। अन्य जो सदस्य राज्य हैं वो भी स्वैच्छिक योगदान का भुगतान करते हैं, किंतु डब्ल्यूएचओ देशों से सुरक्षित वित्त पोषण के बजाय मुख्य रूप से समृद्ध देशों और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन जैसी संस्थाओं द्वारा प्रदत्त फंड्स पर निर्भर है। यानी कि जो एनजीओज दे रहे हैं, जो बड़े संगठन हैं वो उनको पैसा दे रहे हैं, या जो बड़े बड़े अमीर देश हैं वो पैसा दे रहे हैं, उनसे चल रहा है। अब देखो कि 80% जो वित्त है डब्ल्यूएचओ का वो उन कार्यक्रमों से संबंधित है जिन्हें फंड देने वालों द्वारा चुना जाता है, यानी जो पैसा दे रहा है वो बताएगा। तो डब्ल्यूएचओ के जो महत्वपूर्ण कार्यक्रम हैं अल्प वित्त पोषित हैं, क्योंकि इन कार्यक्रमों को निर्धारित करने में फंड देने वाली संस्थाओं और समृद्ध और विकसित देशों के बीच हितों का टकराव होता है। इसके कारण से अब क्या होता है कि डब्ल्यूएचओ की भूमिका को विश्व बैंक जैसी अंतर सरकारी निकायों द्वारा और बड़े प्रतिष्ठानों द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया, यानी उनका इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा है, और जैसा डब्ल्यूएचओ की नीतियाँ उसके अनुसार काम नहीं हो पा रहा है। तो ये थोड़ी सी ड्रॉबैक्स हैं, इसके चैलेंजेस हैं, ड्रॉबैक्स हैं। लेकिन फिर भी आज भी दुनिया में ये सबसे बड़ा संगठन है, स्वास्थ्य संगठन है, जो कि लीड ले रहा है, और जिसके इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से काफ़ी सारी जो नीतियाँ बनती है देशों में, और उनकी सूचनाओं के हिसाब से ही आगे की प्लानिंग होती है। आज भी ये स्थिति है, और इसको सुधारा जा सकता है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो सुधारी जा सकती है। तो इसलिए ये बहुत सारे आपने देखा वास्ट डब्ल्यूएचओ के फंक्शंस हैं, बहुत सारी इसके कार्य हैं, जिनको कि आप अगर आप पूरा नहीं पढ़ें तो कम से कम इनके टिप्स जो हैं, इनके जो हेडिंग्स हैं उनको आप याद कर लें, और जो ये पूरा लेक्चर अगर आप सुनते हैं और पढ़ते हैं तो आपको इसमें से कुछ ना कुछ ज़रूर याद रहेगा, और जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा, न केवल एग्ज़ाम के लिए, बाकी आपकी जनरली आपको ये चीज़ें सब मालूम होनी चाहिए, ये आपकी नॉलेज के लिए भी अच्छा है। तो इसलिए आप इसको सारे को सुने, और जो असाइनमेंट मैं देती हूँ वो असाइनमेंट सॉल्व करें, ये सारे के नोट्स बनाएं, जिससे कि आपको ये सब चीज़ें याद भी हो जाएंगी। तो ओके, आज के लेक्चर के लिए